नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए टॉप जीके जीएस का। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार द्वारा तय की गई दूरी बताने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों कि कार द्वारा तय की गई दूरी बताने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या अन्य वाहनों में दोस्तों इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दूरी बताने के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओडोमीटर। जी हाँ दोस्तों, कार द्वारा या अन्य वाहनों द्वारा तय की गई दूरी बताने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे उस यंत्र का नाम है ओडोमीटर। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बताइए दोस्तों कि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अब बताइए दोस्तों कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे हिप्पोक्रेट्स को। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ब्रिटेन को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बतानी है कि आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सियालिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सियालिक नामक अम्ल पाया जाता है, सियालिक एसिड। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विडाल टेस्ट किस रोग के जांच हेतु किया जाता है। बताना है दोस्तों कि विडाल टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे टाइफाइड को पता लगाने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। टाइफाइड को पता लगाने के लिए, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी टाइफाइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सामना किस राजनीतिक दल का प्रमुख समाचार पत्र है। बताइए दोस्तों कि सामना नामक प्रमुख समाचार पत्र किस पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, शिवसेना का। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है, आप लोग याद रखेंगे। इसका ऑफिशियल न्यूज़पेपर का नाम क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे सामना। ऑप्शन डी शिवसेना पार्टी का नाम है, और प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है, शिवसेना का, तो आप लोग याद रखेंगे सामना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका दोस्तों आप लोग सही उत्तर याद रखेंगे विक्रम सेठ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। द गोल्डन गेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ। चलिए अगला प्रश्न, विभवांतर की एसआई इकाई है। बतानी है दोस्तों कि विभवांतर की एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या होती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। बतानी है दोस्तों कि नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, आप लोग याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केरल की पहली महिला डीजीपी कौन है? बताना है दोस्तों कि केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे आर श्रीलेखा। जी हाँ दोस्तों, केरल की पहली महिला डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे आर श्रीलेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरी बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान हासिल किया है? बताने दोस्तों कि किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल यानी कि दोस्तों बिना मानव का सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरी बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान हासिल किया है? तो आप लोग याद रखेंगे वो सबमर्सिबल है चाइना का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, चीन का वो सबमर्सिबल है, मानव रहित सबमर्सिबल, जो दोस्तों विश्व के सबसे गहरी बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान हासिल किया है। आप लोग याद रखेंगे देश का नाम है चीन, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मुक्केबाजी चैंपियन जो है जिनका नाम है मैरी कॉम किस राज्य की हैं दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे मणिपुर राज्य की हैं वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केरल राज्य स्थित बैक वाटर को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे उसे लैगून कहा जाता है। केरल राज्य में है दोस्तों बैक वाटर को क्या कहा जाता है? तो लैगून कहा जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? बतानिए दोस्तों कि सूचना का अधिकार यानी कि RTI राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष लागू हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 2005 में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 2005 ईस्वी में लागू हुआ था, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि दोस्तों सेकुलर शब्द संविधान अधिनियम के माध्यम से संविधान के प्रस्ताव में किस संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया था? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसका आप लोग सही उत्तर याद रखेंगे 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया था। 42वें सेकुलर शब्द आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए इस प्रश्न पे कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बता देते हैं, जो फैक्ट्स आप लोग हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। यह संशोधन कब हुआ था ये भी आप लोग याद रखेंगे, 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वां संशोधन कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1976 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इसी संशोधन में क्या जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था, यानी कि सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, जो 1976 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को दोस्तों एक और फैक्ट्स बताते हैं कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे इसी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, सभी फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बतानिए दोस्तों कि राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, जो दोस्तों चौधरी चरण सिंह की जयंती भी होती है। उसी जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 23 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, जो चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग इसका सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में है? बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, इंग्लैंड में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, इंग्लैंड में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एशिया के किस हिस्से में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत एशिया के किस हिस्से में स्थित है? तो दक्षिणी हिस्से में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामानुज ट्रॉफी और त्रावणकोर कप किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों कि रामानुज ट्रॉफी और त्रावणकोर कप ये दोनों किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, टेबल टेनिस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। रामानुज ट्रॉफी और त्रावणकोर कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालघाट खानों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बतानी है दोस्तों कि बालाघाट जो खान है, ये खान दोस्तों किस धातु के लिए जाना जाता है, यानी कि इस खानों में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैंगनीज। जी हाँ दोस्तों, बालाघाट खानों में प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर होगा मैंगनीज धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है बालाघाट खानों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा विटेकर। जी हाँ दोस्तों, विटेकर ने जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, विटेकर ने। आप सभी को दोस्तों बता दें कि 1969 ईस्वी में विटेकर ने जीव जगत को 5 वर्गों में वर्गीकरण किया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे अच्छे से, 1969 ईस्वी में विटेकर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नारियल का छिलका किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? बतानी है दोस्तों कि जो नारियल का छिलका होता है वो किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, दृढ़ ऊतक से बना होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, नारियल का छिलका दृढ़ ऊतक से बना होता है, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बना होता है। दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेनकाइमा भी कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो हाल ही में चर्चित विषय रहा, किस राज्य में यह एक्सप्रेसवे स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टॉप जीके जीएस रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।